हेलो एवरीवन, आज हम ग्रे कोड के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ग्रे कोड को रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी बोला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिखने की प्रॉपर्टी के कारण। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, अभी हम इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। अगर मैं इसके इन्वेंट की बात करूं तो इस कोड को बनाया था फ्रैंक ग्रे ने, और इन्होंने ही अपने टाइटल पे ही इस कोड का नाम ग्रे कोड रखा। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला कि इसे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड कहते हैं, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में RBC कोड या फिर इसी को रिफ्लेक्टिव कोड भी कहा जाता है। अब रिफ्लेक्टिव कोड इसके लिखने की ही एक प्रॉपर्टी है, जिसमें हम मिरर के रूल्स का यानी मिरर की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, और इसी बेसिस पे इसे RBC या रिफ्लेक्टिव कोड कहते हैं। अब आप बताएंगे कि सर ये है क्या? तो मैंने कहा भी कि ये लिखने की प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी वो देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टेबल ले लिया। टेबल में मैंने डेसिमल वैल्यू 0 से 1 तक 15 के बारे में लिखा है, और ये इसका बाइनरी कोड है। लेकिन जब आप ग्रे कोड बनाते हैं तो ग्रे कोड आप 1 बिट से स्टार्ट करके मैक्सिमम n बिट तक जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इन्हीं नंबर्स का यानी कि 0 to 15 तक के नंबर का ग्रे कोड लिखना चाहूँ तो पहले मैं n = 1 यानी कि 1 बिट से लिखने की कोशिश करता हूँ। तो अगर 1 बिट से मैं ग्रे कोड लिखूँ तो मैक्सिमम कितने नंबर का कोड लिख सकता हूँ? 2, क्योंकि 1 बिट से तो आप 2 ही नंबर को लिख सकते हैं, या तो 0 को या तो 1 को। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ग्रे कोड कहता है जब आप n = 2 बिट का ग्रे कोड लिखना चाहें तो 1 बिट का जो कोड है यहाँ तक की वैल्यू को कुछ मत करो, ये 0 और 1 इसे रहने दो। क्लियर है? लेकिन 1 बिट का जो मैक्सिमम रेंज क्या है, ये वाला है, और इस रेंज को n = 2 बिट के लिए यहाँ पे इसे रिफ्लेक्सिव पॉइंट बना दिया जाता है। रिफ्लेक्सिव पॉइंट करने का मतलब कि आप इसे मिरर समझेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि n = 1 के लिए हमारे पास मैक्सिमम रेंज क्या होगा, 0 to 1। क्लियर है? इससे हमने 2 बिट का बना सकते हैं, 0 और 1 का। लेकिन n = 2 की बात करूँ तो इसको लिखने के रूल कहता है कि n के = 1 का जो मैक्सिमम बाउंड्री है वहां तक की वैल्यू को कुछ मत कीजिए। क्लियर है? यहां तक मैंने लिख दिया, और n = जो ये वाली बाउंड्री है जो मैक्सिमम टर्म्स जाती है, यहीं पे इसको रिफ्लेक्सिव पॉइंट बोलते हैं। समझ में आया? अब चूंकि ऊपर की वैल्यू को 2 बिट का बनाना है तो हम यहाँ पे एक 0 और एक 0 एक्स्ट्रा लगा देते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के कारण अब इसका हम इमेज ले लें तो ये हमारे पास 1 और 0 हो जाएगा। चूंकि ये 2 0 का हमारे पास कोई यूज था नहीं, लेकिन रिफ्लेक्सिव रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर ऊपर 2 0 है जिसका हमारे पास कोई वेटेज नहीं है, तो उसका अगर रिफ्लेक्टिव फॉर्म में अगर आप कोड लिखना चाहते हैं तो उसके लिए 1 और 1 का इस्तेमाल कर लीजिए। समझ में? हम n = 3 बिट का भी करके देखते हैं। तो एज इट इज 3 बिट का कहता है कि जो आपके पास 2 बिट का कोड है उस पर कोई चेंज मत कीजिए, यानी 0 0 0 1 1 1 और 1 0 यहाँ तक की वैल्यू को कुछ मत कीजिए, जो 2 बिट का मैक्सिमम रेंज तक जाता है। और जो मैक्सिमम रेंज का जो आपके पास लाइन है, इस लाइन को अब आप मानेंगे इसका रिफ्लेक्सिव पॉइंट, यानी यहाँ रखेंगे मिरर, और ऊपर वाले सबको आप इमेज बना दीजिए। क्या हो जाएगा? 1 0 1 1 0 1 और 0 0। चूंकि ये भी वापस 3 बिट का है तो आप इसमें सब में 0 डालेंगे, 0 0 0 0। और लेकिन रिफ्लेक्सिव के फॉर्म में जब आप इसी 0 को, चूंकि इसका यूज था नहीं लेकिन हम 3 बिट का बना रहे हैं तो इसमें हमने 0 डाल दिया। जब हम रिफ्लेक्ट करते चीज़ों को तो इसी 0 की जगह हम 1 1 1 डाल देते हैं। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जिसके कारण इसे RBC या रिफ्लेक्टिव कोड कहते हैं। एज इट इज मैं 4 का दिखा देता हूँ। तो 4 का क्या कहता है कि 3 की जो मैक्सिमम बाउंड्री है वहाँ तक के नंबर्स को कुछ मत करो, एज इट इज लिख दो, और इसके मैक्सिमम बाउंड्री को आप मानेंगे रिफ्लेक्सिव पॉइंट। क्लियर है? और फिर यहाँ से देखना, इन दोनों वैल्यू को देखो, एक दूसरे का इमेज बन गया, ये इसका इमेज बन गया। इस तरह से आप देखते जाएंगे तो पूरा यहाँ तक की वैल्यू का इमेज बन जाता है। तो ये है इसका रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जिसके कारण आपने इसे RBC या रिफ्लेक्टिव कोड बोल दिया। क्लियर हो गया? अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ हमें पता है कि जैसे n = 3 की बात करूँ तो इसका रेंज, रियल नंबर का अगर मान के चलूँ, इसका रेंज क्या है 0 से लेकर 3 तक, और रिफ्लेक्सिव रेंज क्या है 4 से लेकर 7 तक। क्लियर है?
लेकिन आरबीसी या रिफ्लेक्टिव कोड के अकॉर्डिंग इसी रेंज को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसको रिफ्लेक्टिव रूल भी बोला जाता है या फिर रेगुलेटरी फार्मूला बोला जाता है। ये और कुछ नहीं करता, ये रेंज बताता है। रेंज किसका, कि रियल नंबर कहाँ तक है और उसका रिफ्लेक्टिव मोड कहाँ तक है, उसके लिए ये हमारे पास एक प्री डिफाइंड फार्मूला होता है। अब मैं इसे करके बता देता हूँ। जैसे n इक्वल टू मैं 4 लेता हूँ, तो यहाँ पे आप 4 पुट करके देखिए, n इक्वल टू 4 बीट के ग्रो कोड को रिप्रेजेंट करने में इसका रेंज कहाँ तक जाता है वो दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ 0 टू 2 टू पावर 4 -1 -1 2 2 टू पावर 4 -1 2 2 टू पावर 4 -1। अब इसको सॉल्व कीजिए मैथमेटिकल टर्म्स के अकॉर्डिंग। 0 टू ये 2 टू पावर 3 -1 2 2 टू पावर 3 2 2 टू पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं 16 -1। इसकी वैल्यू हो जाएंगी 0 टू 8 -1 7 2 8 2 15। अब जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो रेंज है यहाँ देखना 0 टू 7 मैक्सिमम रेंज आ गया। इसी को आप रियल नंबर भी बोल सकते हैं, रियल टर्म्स मान के चलिए। और 8 टू 15 यहाँ देखना 8 टू 15 इसका रिफ्लेक्टिव हो गया, रिफ्लेक्टिव रेंज, और ये रियल रेंज। एज इट इज आप n इक्वल टू 3 की भी बात करेंगे तो ये इसका यहाँ से यहाँ तक रियल रेंज दिखाएगा। ये रेंज बस ये बताता है कि आपने कितनी वैल्यू को, कितने रेंज तक के वैल्यू को रियल के टर्म्स में समझा है और कितने को रिफ्लेक्टिव। क्लियर है। एज इट इज आप n इक्वल टू 5 की बात करेंगे तो n इक्वल टू 5 के लिए n इक्वल टू 4 का जो मैक्सिमम रेंज होगा यहाँ तक की वैल्यू को हम एज इट इज लिखेंगे और इसी पॉइंट को बनाएंगे हम रिफ्लेक्टिव पॉइंट। फिर n इक्वल टू 5 के लिए आप कितने तक जाते हैं 31 नंबर तक, फिर ऊपर वाले सारे नंबर को रिफ्लेक्ट करके हम 31 नंबर तक के सारे बाइनरी ग्रे कोड को लिख सकते हैं। अब समझ में आया पूरी कहानी की क्यों इसे आरबीसी या रिफ्लेक्टिव कोड बोला गया, समझ में आया। अब आइए, अब हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इस टेबल पे बेस्ड है उसको देख लेते हैं। सॉरी। दूसरा पॉइंट कहता है, तो जरा इस कोड को देखिए, जब मैंने इस कोड को 0 से स्टार्ट किया था खत्म कहाँ हुआ 0 पे। एज इट इज जब ये n इक्वल टू 3 से स्टार्ट किया था तो स्टार्ट कहाँ से हुआ 00 से, खत्म कहाँ हुआ 00 पर। इसमें 000 से और खत्म 000 से, यानी जहाँ से स्टार्ट वहीं खत्म। तो ऐसा नेचर किसका होता है साइक्लिक का, यानी जहाँ पर भी रिफ्लेक्सिव वाले टर्म्स यूज होते हैं वहाँ साइक्लिक फॉर्म तो बनना ही बनना होता है। इसलिए ग्रे कोड को साइक्लिक कोड भी कहते हैं। ये चीज़ें माइंड में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। समझ में आ गया। अब आइएगा नंबर 3। अब चूंकि इस कोड का लिखने का कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, यहाँ पे देखेंगे इसके n इक्वल टू 3 के लिए तो ये नीचे वाली वैल्यू रिफ्लेक्टेड है, लेकिन n इक्वल टू 4 के लिए ये वैल्यू रियल है। तो यहाँ पे लिखने का कोई पैटर्न नहीं है, कोई एक सर्टेन स्ट्रक्चर का यूज नहीं किया गया है कि n इक्वल टू 4 5 के लिए। तो इसलिए ऐसे कोड को अनवेटेड बोलते हैं। इस कोड को आप अनवेटेड कोड बोलेंगे, अनवेटेड या फिर नॉन वेटेड। क्लियर हो गया बात क्यों हमने इसे कहा। अब आइए नेक्स्ट हमारे पास है इसका काफी इंपॉर्टेंट टर्म जिसे बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। डिस्टेंस कोड या फिर इसी को बोला जाता है 1 बीट चेंज कोड। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे, मैं आपको ग्रे और बाइनरी दोनों को एक साथ लेके समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस केस में कोई भी 2 सक्सेसिव नंबर की बात करता हूं 6 और 7 की बाइनरी के फॉर्म में, ये इसका बाइनरी है, ये बाइनरी है। तो इस केस में जरा ध्यान से देखिए 6 और 7 की अगर मैं बात करूं तो 6 और 7 के केस में देखिए कितनी बिट की चेंज हो रही है। यहाँ देखो 1 बिट, यानी और ये बराबर, यानी कि 6 और 7 के केस में बाइनरी केस में कितनी बिट का चेंज हुआ 1 बिट का। फिर 2 सक्सेसिव नंबर 5 और 6 की बात करते हैं तो बाइनरी केस में चेंज देखिए कितना हो रहा है, एक यहाँ, ये नहीं हो रहा। तो टोटल इस केस में चेंज कितना हो गया 2 बिट का। एज इट इज मैं अगर 3 4 की बात करूँ तो चला देखिए कितना चेंज हो रहा है 1 2 3, यानी 3 4 के केस में टोटल 3 चेंज। हम लास्ट और एक देख लेते हैं 7 और 8। 7 8 की बात करें तो देखना 1 2 3 4, तो टोटल 7 और 8 के बीच टोटल चेंज कितना हो गया 4। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम बाइनरी कोड नंबर्स का लिखते हैं तो इसमें जो बिट का चेंज मिनिमम 1 से स्टार्ट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मैक्सिमम n बिट तक हो सकता है। क्लियर है। लेकिन
इसी केस को अगर आप ग्रे कोड से देखें, जैसे मैं 7 to 8 की बात कर लूँ ग्रे कोड में, जरा ध्यान से देखिए कितने बिट्स का है, ये सेम। अब यहाँ जरा ध्यान से देखिए दोनों सेम, ये वाला भी सेम, हमारा चेंज यहाँ पे हुआ। क्लियर है? कितने बिट का है? 1 बिट का। एज इट इज आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि मैं 10 11 के ले लेता हूँ, देखिएगा यहाँ चेंज, ये सेम ये सेम ये सब। तो ग्रे कोड में जो बिट चेंज होता है सिर्फ 1 बिट चेंज ही होता है किसी भी 2 सक्सेसिव नंबर में। तो इसलिए इसे यूनिक डिस्टेंस कोड या फिर 1 बिट चेंज कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया? आगे चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि किसी भी 2 सक्सेसिव नंबर में बाइनरी में 1 से लेकर n बिट तक चेंज होता है और ग्रे में 1 बिट का चेंज होता है। और चेंज मतलब क्या कि अगर आप बाय द वे मान लें 10 नंबर पे हैं, आपका सर्किट 10 नंबर पे है और वो 9 11 को लिखना चाहता है, तो यहाँ पे स्विचिंग होता है। स्विचिंग कहने का मतलब क्या? 0 से 1 को लिखना या 1 to 0 में बदलना, उसी को तो स्विचिंग कहते हैं। अगर आपका सर्किट 10 पे है तो कितनी बार स्विच करेगा? जरा ध्यान से देखना, एक यहाँ कर गया, यहाँ देखिएगा, यहाँ सेम रहेगा और यहाँ सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब 8 की बात करें, 7 और 8 की, जरा ध्यान से देखें कितनी बार स्विच करेगा? एक इसे स्विच कराएगा, एक इसे स्विच कराएगा, एक इसे स्विच कराएगा, इसे भी स्विच कराएगा। कि अब बाइनरी कोड में स्विचिंग भी जो है वो 1 बिट से स्टार्ट होकर मैक्सिमम n बिट तक जाता है और इतना स्विचिंग होता है। लेकिन अगर मैं ग्रे कोड में बात करूं तो स्विचिंग कितना है? सिर्फ एक। जैसे कि इस वाले नंबर को देखो, सिर्फ ये हमारे पास सेम है, ये बदल गया, ये सेम ये सेम। तो इस कारण से ग्रे कोड क्या करता है? रिड्यूस कर देता है स्विचिंग। ये स्विचिंग टेक्निक को जो है वो रिड्यूस कर देता है। लेकिन बाइनरी कोड में स्विचिंग या तो 1 बिट का हो सकता है, 2 3 4 n बिट तक चला जाता है। यानी इसमें ग्रे कोड, बाइनरी कोड में ग्रे कोड के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्विचिंग का इस्तेमाल होता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, चूंकि देखिएगा बाइनरी कोड में हमारे पास स्विचिंग कहां से कहां तक हो सकता है? 1 से लेके n बिट तक। लेकिन ग्रे कोड में किसी भी 2 सक्सेसिव कोड के लिए सिर्फ 1 बिट का ही आप स्विचिंग करते हैं। तो इससे फायदा क्या है कि ये वाला ग्रे कोड काफ़ी फास्ट होगा और ये वाला जो बाइनरी कोड है इसका जो प्रोसेसिंग है इस ग्रे कोड के रिगार्डिंग स्लो होता है। बात समझ में आ गया? रीजन क्या था? स्विचिंग का काम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं तो ग्रे कोड में जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं n बिट तक लिखूं, चाहे आप ग्रे कोड n बिट तक लिखते हैं तो चेंज कितनी आनी है? सिर्फ 1 बिट की। लेकिन इसी में बाइनरी कोड में अगर n बिट तक आप कोड लिखते हैं तो मैक्सिमम चेंज n बिट का हो सकता है। तो इस केस में क्या हो सकता है कि एरर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आप इतनी बार स्विचिंग करेंगे तो हो सकता है कि एरर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस वाले केस में एरर कम है। यानी कि यहाँ पे आप बोल सकते हैं ग्रे कोड के रिगार्डिंग मोर एरर्स, लेकिन इस केस में आप बोलेंगे लेस एरर्स। आप इसी को या फिर एरर फ्री भी बोल सकते हैं, एरर फ्री। बात समझे? क्योंकि लेस एरर 1 बिट के चेंज में एरर नहीं आता है, तो इसलिए ये कहीं कहीं आपको ये एरर फ्री भी दिखाई देगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये हमारा एरर फ्री भी होता है। तो ये था पूरे आपके पास डिटेल एक्सप्लेनेशन ग्रे कोड का। अब आप बोलेंगे कि सर जब ये ग्रे कोड बाइनरी कोड से इतना ही अच्छा है तो इसका यूज पहले हमने क्यों नहीं किया? तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसके यूज की बात करूं तो जितने भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन है उसमें इस ग्रे कोड का यूज नहीं कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे कि बाइनरी का हमने सारे अरिथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में किया था, लेकिन ग्रे कोड का यूज आप अरिथमेटिकल ऑपरेशन में नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? क्योंकि इसके जो बदलने के फॉर्म होते हैं एक अलग फॉर्म में ये काम करता है, इसलिए हम इसे अरिथमेटिकल टर्म्स में यूज नहीं करते। तब आप बोलेंगे कि इसका यूज कहाँ है? तो ऐसे एप्लीकेशन में इसका यूज होता है जो कि कांस्टेंट या काउंट प्रोसेस पे वैसा हो, जिसमें टाइमर लगा हो। यानी ऐसे एप्लीकेशन जिसमें टाइमर जैसी बात की जाती है कि टाइम की वैल्यू निकालना है, और उस केस में इसका यूज किया जाता है, यानी कि काउंट एप्लीकेशन वाले फंक्शन में। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है एक तो ये फास्ट है, दूसरा बात ये रिड्यूस स्विचिंग कम होने से ये फास्ट भी हो जाएगा और एरर फ्री होता है। इस कारण से इसका इस्तेमाल करते हैं हम काउंट एप्लीकेशन वाले टर्म्स में। क्लियर है? तो अब आपने यहाँ पे देखा कि कैसे मैंने बाइनरी को ग्रे कोड में बदलने का एक रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी बताया, लेकिन हमारे सिलेबस में ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन पूछा जाता है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक ट्रिक के साथ इसे करने वाले हैं।
थैंक यू।